ये लड़का सिर्फ 2 टन वजन का है और ये जो चेहरा तुम देख रहे हो वो चेहरे की हार्मोनाइजेशन सर्जरी के बाद का नहीं है। नहीं, ये झूठ है। असल में ये हालत उसे नए ट्रांसफर स्टूडेंट से एक मुक्का खाने के बाद हुई थी। हाँ, वो लड़का अभी अभी स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था और सिर्फ मौजूद रहकर ही ऐसी आभा बिखेर रहा था कि हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आए। स्कूल की लड़कियां किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाना चाहती थीं और स्कूल का अल्फा मेल हर कोई सबसे ताकतवर लड़के के साथ रहना चाहता था। प्रकृति में भी यही नियम चलता है। लेकिन अभी से एक बात याद रखना, ये कहानी बाकी कहानियों जैसी नहीं है। यहाँ तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जिसे पहले धमकाया जाए और फिर वो ताकतवर बनकर वापस आए। यहाँ जो दूसरों को धमकाएगा, आखिर में वही खुद धमकाया जाएगा। भगवान शायद माफ कर दें, लेकिन हमारा नायक किसी को माफ नहीं करता। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉट लड़की से जो क्लासरूम में वीडियो बना रही थी। तभी अचानक खबर फैलती है कि दूसरे साल के एक बुली की नए स्टूडेंट ने कैफेटेरिया में जमकर धुनाई कर दी। तभी गपशप में माहिर समन हाई स्कूल का नंबर 2 सामने आता है। नंबर 1 कहता है नए लड़के के लिए ये काफी शानदार है। उधर हॉट लड़की नंबर 1 से कैमरे की तरफ देखने को कहने लगती है और ये सब इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यूट्यूब अभी अभी लॉन्च हुआ था। यानी अब से स्कूल की सारी धुआंधार लड़ाइयां कैमरे में रिकॉर्ड होकर पूरी दुनिया को दिखाई जाने वाली थीं। जब वे सोच ही रहे थे कि इस नए ट्रांसफर स्टूडेंट का क्या किया जाए, तभी एक गुर्गा एक कमजोर से लड़के को दबोचकर उससे 3 लाख क्वांजा मांग रहा था। शायद वो बेचारा बस एक कैन सोडा खरीदना चाहता था। तभी नंबर 1 ने फैसला किया कि नए स्टूडेंट को पहले ही अपने कब्जे में कर लेना चाहिए ताकि वो स्कूल की बनी बनाई ताकत की व्यवस्था में दखल ना दे सके। लेकिन उसे क्या पता था कि भेड़िया खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सचमुच, यहाँ तक कि उस कमजोर लड़के को परेशान कर रहा गुर्गा भी रुककर देखने लगा। तभी अंदर आया लड़का पूछता है, क्या इस कमरे में स्कूल का बॉस मौजूद है? कम से कम मैंने तो यही सुना है। कमरे में मौजूद लड़कियां तुरंत शर्मा गईं और पागलों की तरह उसके पीछे दीवानी होने लगी। नया स्टूडेंट फिर पूछता है, तो क्या तुम इस स्कूल के बॉस हो? लेकिन मोटा लड़का जवाब देने में थोड़ा वक्त लगाता है और अगले ही पल उसके चेहरे की ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि वो खाद की बोरी की तरह जमीन पर जा गिरता है। कुछ सेकंड पहले तक जिस लड़के की धुनाई हो रही थी, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वहीं बड़े बड़े उभारों वाली लड़की तो उसी पल उसके प्यार में पड़ गई। नंबर 2 तुरंत खड़ा होकर गालियां देने लगा और पूछने लगा कि आखिर ये लड़का है कौन। वो लगातार बोलता ही गया, पूछता रहा कि वो कौन है और यहाँ क्या चाहता है, और देखते ही देखते उसका चेहरा शिमला मिर्च से भी ज्यादा लाल हो गया। लेकिन नया लड़का बस शांत स्वर में जवाब देता है, आज ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ हूँ। ये सुनते ही शिमला मिर्च और भड़क गया। उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है और फिर नए स्टूडेंट पर मुक्का चला दिया। लेकिन नए लड़के ने उसका हाथ इतनी ताकत से पकड़ लिया कि नंबर 2 की उंगलियां ही दबकर चटकने लगी। ट्रांसफर स्टूडेंट ने फिर पूछा, क्या तुम इस स्कूल के बॉस हो? दर्द से चीखते हुए वो बोला, ये नहीं है, और तुरंत नंबर 1 की तरफ इशारा कर दिया। वो कमीना नंबर 1 है, मुझे नहीं उसे मारो। तभी नया लड़का उसकी ओर देखता है और अगले ही पल पता नहीं उसे नंबर 2 के गाल पर कोई मक्खी दिखाई दी या नहीं, लेकिन उसने एक थप्पड़ ऐसा जड़ा कि वो बेचारा बिना सपनों वाली नींद सोने चला गया। रोज पिटने वाले नर्ड्स की पूरी कतार ये सब देखकर बिल्कुल सुन्न खली थी। अब नया स्टूडेंट नंबर 1 के पास गया और पूछा, क्या तुम स्कूल के बॉस हो? नंबर 1 ने अजीब सा चेहरा बनाया, मानो पूछने वाला हो कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही ऐसा मुक्का पड़ा कि उसकी नाक अंदर तक धंस गई। उसका फोन हवा में उड़ गया और वो लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। बस यही बात उसे आग बबूला करने के लिए काफी थी। उसने पूरी ताकत से पलटकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन नया स्टूडेंट इतनी आसानी से उसके वारों से बचता रहा जैसे कि उसके लिए ये सब कोई खेल हो। तभी एक और मक्खी अपनी मौत के बेहद करीब पहुंच गई। नया मुक्का इतना जोरदार था कि उसकी आवाज शायद घर बैठे भी सुनी जा सकती थी। इससे नंबर 1 पूरी तरह लड़खड़ा गया, लेकिन उसने फिर हमला किया और दोबारा उसकी नाक पर जोरदार वार पड़ा। इसके बाद नए लड़के ने कॉम्बो पूरा करने के लिए छलांग लगाई और उसकी गर्दन पर एक जबरदस्त किक जड़ दी। बेचारा सीधे खिड़की से जा टकराया। वो दूसरी मंजिल से नीचे गिरने से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि खिड़की पर लोहे की एक रॉड लगी हुई थी। नर्ड्स अभी भी अविश्वास में वहीं खड़े थे। स्कूल का नंबर 1 घुटनों के बल पड़ा था और पूरी तरह बेहोश हो चुका था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। नया लड़का कहता है कि अगर वो पहले इन लोगों के पीछे नहीं आता तो ये लोग उसके पीछे आते, इसलिए उसने सोचा कि मामला अभी यहीं खत्म कर देना बेहतर है। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगा और जाते जाते बोला कि अगर अब भी किसी के मन में उससे दुश्मनी है तो वो खुद उसे ढूंढने आ सकता है। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी आभा के साथ साथ अपना ईगो भी वहीं छोड़ गया। कुछ देर पहले तक जिसे रोज पीटा जा रहा था, वो स्टूडेंट अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने अपनी आंखों के सामने क्या देख लिया। वहीं पूरी घटना रिकॉर्ड कर रही लड़की शर्माते हुए बुदबुदाई, ये तो बहुत ही कमीना, मतलब बेहद हैंडसम है।
अब साफ था कि हमारी ये नायिका उस नए लड़के पर फिदा होने वाली थी। बाद में डोंगू किम डॉयल से बात करता है और पूछता है कि क्या वो स्कूल के बुलीज को एक-एक करके निपटा सकता है और इसके बदले कितने पैसे लेगा। डॉयल बस उसे घूरता रहता है, जिससे डोंगू और भी उलझ जाता है। फिर डॉयल समझाता है कि उसे कोरिया वापस आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए वो डोंगू की बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन अगर डोंगू उसकी मदद चाहता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। डोंगू ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है लोग आमतौर पर इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वही सही काम होता है। फिर वो मशहूर लाइन भी दोहराता है, महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। उसका कहना था कि जब डॉयल इतना ताकतवर है तो कमजोर लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन डॉयल उसकी बात को बकवास समझकर टाल देता है और सीधा सवाल करता है, पैसे देगा या नहीं? नहीं देगा तो मैं जा रहा हूँ। डोंगू तुरंत उसे रोकता है और विनती करता है कि पहले उसकी बात सुन ले। वो डॉयल को याद दिलाता है कि उसने कल जो हुआ था अपनी आंखों से देखा था और कहता है कि उसके जैसे कमजोर छात्रों को सच में उसकी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज भावुक हो जाती है। वो बताता है कि उसके बहुत से दोस्त हर दिन तकलीफ सहते हैं, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता और टीचर्स से शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा शिकायत करने पर उन्हें और ज्यादा पीटा जाता है, क्योंकि इन बुलीज के सामने बड़ों के बनाए नियम किसी काम के नहीं थे। डोंगू कहता है कि उनकी जिंदगी हर दिन ऐसे लगती है जैसे वो घने अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कल जो डॉयल ने किया वो उस अंधेरे में अचानक चमकती रोशनी की किरण जैसा था। वो अपना हाथ सीने पर रखकर फिर विनती करता है, आपके पास हमें बचाने की ताकत है। लेकिन डॉयल उसकी भावुक बात को वहीं रोक देता है और कहता है कि पीछे हटो। डोंगू निराश हो जाता है, लेकिन डॉयल समझाता है कि वो उसकी बात समझता है। समस्या बस इतनी है कि उसे खुद भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। ये सुनकर डोंगू के दिल पर गहरा असर पड़ता है। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें घूमने लगती हैं जब बुली उससे पैसे छीनते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। आखिरकार वो फट पड़ता है। हर चीज आखिर पैसे पर आकर क्यों रुक जाती है? उसे समझ नहीं आता कि किसी दूसरे स्टूडेंट को इतनी ज्यादा पैसों की जरूरत क्यों हो सकती है। डॉयल शांत रहता है और पूछता है, क्या तुमने हत्यारों के बारे में सुना है? ये सवाल सुनकर डोंगू के होश उड़ जाते हैं। डॉयल बताता है कि उसके पिता दुनिया के सबसे बड़े हत्यारों के संगठन ब्लैकहेड का नेतृत्व करते हैं और वो खुद उसी दुनिया में पैदा हुआ था। डोंगू को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो सदमे में उस नाम को दोहराता है। डॉयल आगे बताता है कि उसके माता पिता कुछ समय पहले अलग हो चुके हैं। पास में खड़ी एक लड़की भी ये सुनकर हैरान रह जाती है। डॉयल बताता है कि उसके पिता हमेशा उसकी माँ को रुलाते रहते थे, इसलिए उसकी माँ उसे और उसके छोटे भाई को बिना किसी ठोस योजना के कोरिया ले आई। इस बात से उसके पिता बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने उन दोनों की सारी बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए। यही वजह थी कि डॉयल को पैसों की जरूरत थी। इतना बताने के बाद वो कहता है कि उसका बर्गर किंग में जॉब इंटरव्यू है और वहां से निकलने लगता है। डोंगू वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह स्तब्ध, जैसे उसके दिमाग में चल रही सारी बातें आपस में जुड़ ही नहीं पा रही हों। कहानी सुनने में पागलपन जैसी थी, लेकिन डॉयल ने जिस गंभीरता से सब कुछ बताया था उससे डोंगू को लगने लगा कि शायद वो सच ही बोल रहा है। आखिरकार डोंगू फैसला करता है और पीछे से आवाज लगाकर कहता है, हर आदमी को पीटने के बदले मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। डॉयल रुक जाता है। डोंगू 5 उंगलियां उठाकर रकम दिखाता है और मन ही मन घबराने लगता है कि कहीं उसे इसलिए ज्यादा पैसे ऑफर तो नहीं करने चाहिए थे। डॉयल पलटकर उसकी ओर देखता है और सिर्फ एक शब्द में सौदा पक्का कर देता है, डील। पास खड़ी लड़की फिर खुशी से झूम उठती है और सोचने लगती है कि डॉयल आखिर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। उधर स्कूल के दूसरे हिस्से में बुलियों का एक और ग्रुप चर्चा कर रहा था कि एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट ने पाक कोंगवुक को अकेले ही कैसे हरा दिया। उनका लीडर पाक जूहाइम, जो सुमिन के जूडो क्लब का कप्तान था, हैरानी से सोचता है कि क्या सच में उस नए लड़के ने अकेले 3 लोगों को हरा दिया। उसका दाहिना हाथ पाक जुओंग चिंतित होकर कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी कमाई का रास्ता बंद हो सकता है। इधर डॉयल और डोंगू के पास वापस लौटते हैं। डोंगू उस ग्रुप की तरफ इशारा करके चेतावनी देता है कि अब उनकी नज़र उन पर पड़ सकती है। डॉयल बिल्कुल शांत होकर कहता है, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंगू उसे समझाता है कि ये लोग कांगवुक से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि कांगवुक तो सिर्फ दिखावे का लीडर था और अब असली सच्चाई सामने आती है। स्कूल के वास्तविक शासक जूडो के जुड़वा भाई थे पाक जू ह्योंग और पाक जू डोंग। दोनों का सपना राष्ट्रीय स्तर के एथलीट बनना था, इसलिए अपने रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए वे कांगवुक के पीछे छिपे रहते थे और उसी के जरिए दूसरे छात्रों से पैसे ऐंठते थे। डोंगू उन्हें खून चूसने वाला घटिया कचरा कहता है। डॉयल बस इतना पूछता है, तो क्या मुझे इन्हें भी पीटना है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद डोंगू जवाब देता है, हाँ, और इस तरह डॉयल को उसका अगला काम मिल जाता है। उसी समय जुड़वा भाइयों में से एक की नज़र सोल मीना नाम की लड़की पर पड़ती है, जो चुपके से उनका वीडियो बना रही होती है। वो उससे पूछता है कि वो क्या देख रही है और फिर उसे दिखाने का आदेश देता है। जब पाक जू ह्योंग को पता चलता है कि सोल मीना उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो वो उससे फ़ोन दिखाने को कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले उसे अपना वादा निभाकर धूम्रपान छोड़ना होगा।
जू ह्योंग गुस्से से बौखला जाता है और पूछता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उससे इस तरह बात करे। फिर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो सुंदर है। तभी एक चीख उसकी बात बीच में ही काट देती है। वो पाक जू-ओंग था। किम डॉयल ने अभी अभी जू ह्योंग के सिर पर इतनी जोरदार किक मारी थी कि वो वहीं ढेर हो गया। सोल मीना और उसकी दोस्त डॉयल को वहां देखकर हैरान रह जाती हैं। जू ह्योंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों बाद वो गुस्से में उठकर पूछता है कि उस पर हमला करने वाला कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर अचानक उसकी हालत अजीब हो जाती है और वो डॉयल पर ही चिल्लाने लगता है कि आखिर वो इतना हैंडसम होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। डॉयल जू ह्योंग को उलझन से घूरता रहता है। लड़ाई शुरू होने से पहले भी डॉयल के चेहरे पर जरा सी घबराहट नहीं थी। जब डॉयल ने उनकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा तो जू ह्योंग और भड़क गया। वो पलटकर देखने लगा, शायद डॉयल ने किसी और को बुलाया हो। लेकिन अगले ही पल वो ठिठक गया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि डॉयल आखिर किस चीज को घूर रहा था। अचानक डॉयल चिल्लाया, नकली, और सीधा उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का दे मारा। वार इतना ताकतवर था कि जू ह्योंग हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसी पल स्क्रीन पर एक कैप्शन उभरा। यही वो कहानी थी कि कैसे डॉयल दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बना। डॉयल उस पिटे हुए जुड़वे के ऊपर इस तरह खड़ा था जैसे पूरी जगह पर अपना अधिकार जमा चुका हो। फिर उसने उसके सिर के ऊपर एक जोरदार प्रहार कर दिया। उसे देख रही लड़की तो डॉयल की तारीफ में इतनी डूब गई कि उसे चक्कर सा आने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इंसान एक साथ इतना हैंडसम और इतना कूल कैसे हो सकता है। तभी डॉयल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके मिशन के बदले 50,000 भेज दिए गए थे। डोंगू द्वारा बांटे गए पर्चों की वजह से डॉयल की करतूत देखते ही देखते पूरे स्कूल में फैल गई। युवा किम डॉयल ने जूडो ट्विंस को सजा दे दी। जैसे पर्चे पूरे कैंपस में घूमने लगे और लड़कियों की भीड़ डॉयल की शक्ल और ताकत की तारीफ करने लगी। ये देखकर मीना का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाते हुए पूछने लगी कि आखिर किस लड़की की इतनी हिम्मत है कि वो उसके पति की तस्वीर को घूर रही है। अपने अजीब से गुलाबी जुनून में डूबी मीना क्लासरूम में घुसती चली गई, जबकि बाकी लड़कियां अब भी डॉयल के पीछे पागल थीं। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसने सोचा कि क्या स्कूल की सारी लड़कियां पागल हो गई हैं। फिर जोर से चिल्लाई, सब लोग बंद करो। इसके बाद उसने आदेश दिया कि वे पर्चे तुरंत नीचे उतारें और गुस्से में उन्हें तरह तरह की गालियां देने लगी। उसने लड़कियों के हाथ से पर्चे छीनकर फाड़ दिए और चेतावनी दी कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरे पति की तस्वीर देखते हुए पकड़ा तो तुम सबकी खैर नहीं। फिर वो एक दूसरी छात्रा की ओर मुड़ी और सख्ती से पूछने लगी, क्या उसके पास भी ऐसा कोई पर्चा है। लड़की घबराकर बोली कि उसके पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन मीना का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बड़बड़ाती रही कि किसी दूसरे औरत के पति को घूरने वाली इन लड़कियों को तो मर जाना चाहिए। तभी उसके फोन की घंटी ने उसकी बात रोक दी। जेंग हुन वू के लगातार मैसेज आ रहे थे। वो उसे तुरंत फोन उठाने के लिए कह रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर उसने बात नहीं की तो वो सुमिन हाई स्कूल के हर व्यक्ति की धुनाई कर देगा। मीना कुछ पल तक स्क्रीन को घूरती रही, फिर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे छिपे डॉयल वाले पर्चे को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। इधर डोंगू डॉयल को उसके अगले मिशन के बारे में बता रहा था। इस बार उसका निशाना चेंगिल हाई का जेंग क्योंग वू था। डोंगू ने बताया कि होंगू दक्षिण सोल का राजा कहलाने वाला बेहद बड़ा नाम है। वो बाशी चोल का अनुयायी था और 12 नेशंस नामक संगठन में एक एग्जीक्यूटिव भी था, इसलिए वो बेहद खतरनाक दुश्मन था। डोंगू ने डॉयल को चेतावनी दी कि आज उसे सिर्फ होंगू पर ध्यान देना है और किसी भी हालत में उसे कमजोर नहीं समझना है। इसके बाद वो होंगू की ताकत के बारे में बताने लगा। वो 3 बार का एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन था और उसका शरीर और लड़ने की सहज प्रवृत्ति किसी सामान्य फाइटर से कई गुना आगे थी। डोंगू के मुताबिक जिन जूडो ट्विंस को डॉयल ने पहले ही हरा दिया था, वे दोनों साथ मिलकर भी होंगू के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। डॉयल ने ठंडे स्वर में बीच में ही कह दिया, फिर भी मैंने उन्हें हरा दिया था। डोंगू ने उसे समझाते हुए कहा कि इस बार बात को गंभीरता से लेना, क्योंकि होंगू की सबसे खतरनाक खूबी उसकी क्रूरता थी। एक बार जब होंगू किसी को अपना निशाना बना लेता तो वो उसका पीछा करता रहता और उसे इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करता कि मौत भी बेहतर विकल्प लगने लगती। डोंगू ने आगे बताया कि जब होंगू सच में अपना आपा खो देता है तो कोई नहीं बता सकता कि वो आगे क्या करने वाला है। इसलिए उसने तय किया था कि वो दूर से पूरी स्थिति पर नजर रखेगा और मामला हाथ से निकल गया तो पुलिस को बुला लेगा। लेकिन जब डोंगू पीछे मुड़कर डॉयल से बात जारी रखने वाला था, तब तक डॉयल वहां से जा चुका था। उधर दूसरी जगह जेंग हुन वू मीना लो और उसकी दोस्त को घेरे खड़ा था। वो गुस्से में मिन्हाई को दोष दे रहा था और कह रहा था कि अगर उसने मेरा फोन उठा लिया होता तो उसके दोस्तों को चोट नहीं पहुंचती। मिन्हाई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वे मेरे दोस्त नहीं हैं। ये सुनकर पाक कॉन्ग वुक भी हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या वे दोनों कभी इतने करीब नहीं थे। मिन्हाई ने कहा कि वो रिश्ता सिर्फ तब तक था जब तक कांगवुक सुमिन पर राज करता था। अब जब एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने उसकी जगह ले ली है तो उनके बीच कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। पाक कॉन्गवुक उसके इस रवैये को सिर्फ क्रूर कह सका। तभी हिएविन वील हंसते हुए बोला कि यही वजह है कि वो अपनी राजकुमारी मिन को कभी नहीं भूल सकता। उसके शब्दों ने मिन्हाई को पूरी तरह चौंका दिया और हिएविन वू उससे बार बार विनती करने लगा कि कम से कम 3 बार तो उसके साथ डेट पर चले। जब उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया तो वो उसके और करीब आ गया और वादा करने लगा कि वो उसे खूब मजा देगा।
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दूर से एक बोतल तेजी से उसकी तरफ आई। वो इतनी अचानक आई कि ऐसा लगा जैसे हवा में अचानक पैदा हो गई हो। हिएविन वू ने किसी तरह आखिरी पल में उसे चकमा दे दिया। तभी डॉयल सामने आ गया और डॉयल ने कहा कि अफसोस की बात है कि वो इसे सिर्फ एक ही थ्रो में खत्म नहीं कर पाया। मीना इस बात से पूरी तरह स्तब्ध थी कि डॉयल इतनी अचानक वहां कैसे पहुंच गया। उधर हिन्वू उठ खड़ा हुआ और गुस्से में पूछने लगा, तुम हो कौन? डॉयल ने बिल्कुल शांत भाव से जवाब दिया, वही आदमी जो अभी तुम्हारी धुनाई करने वाला है। मीना के दिल में अचानक उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। क्या डॉयल सच में उसे बचाने आया था? डॉयल ने देखा कि मीना उसे देखते ही जैसे भीतर से खिल उठती थी और वो जहां भी जाता किसी ना किसी तरह वहां पहुंच जाती थी। अब उसे भी शक होने लगा कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस तरह मीना उसे देखती थी उसमें कुछ अजीब था। डॉयल सोचने लगा कि कहीं वो जानबूझकर उसका पीछा तो नहीं कर रही। उसने उसे सख्त निगाहों से देखते हुए चेतावनी दी, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन मीना ने उस डरावनी निगाह को भी अपने लिए दिलचस्पी समझ लिया और मन ही मन तो यहां तक चाहने लगी कि काश डॉयल सच में उसे मारने की कोशिश करे। तभी हिन्वू उछलकर खड़ा हुआ और डॉयल पर बीच में दखल देने के लिए चिल्लाने लगा। जोंग ह्यून वू भी आग बबूला होकर चिल्लाया कि डॉयल की हिम्मत कैसे हुई मीना को छूने की। वो पूरी रफ्तार से डॉयल की तरफ झपटा और अपनी खास चाल इस्तेमाल की, दौड़ते हुए अचानक सीधा मुक्का। पाक कांग वुक ने उस तकनीक को तुरंत पहचान लिया। हिन्वू की रफ्तार देखकर डोंगू भी घबरा गया और चिल्लाया, किम डॉयल, ये खतरनाक है। लेकिन मुक्का डॉयल तक पहुंचने से ठीक पहले हिन्वू अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर कोई अजीब सा तरल पदार्थ आ गिरा था। वो घृणा से अपना चेहरा पोंछते हुए सोचने लगा कि कहीं डॉयल ने उस पर कोई केमिकल तो नहीं फेंक दिया। लेकिन डॉयल के लिए इतना सा पल ही काफी था। उसने उसी क्षण एक भारी किक हिन्वू के शरीर में दे मारी। फिर बिल्कुल शांत स्वर में समझाने लगा, जब लोग अचानक मेरी तरफ दौड़ते हुए आते हैं तो मैं चौंक जाता हूं, और जब मैं बहुत ज्यादा चौंक जाता हूं तो कभी कभी अनजाने में थूक निकल जाता है। दर्द और अपमान से हिन्वू का चेहरा तमतमा उठा। उसे अब समझ आ चुका था कि डॉयल ने सच में उसके चेहरे पर थूक दिया था। वो गुस्से से गरजा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन डॉयल ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और पास पड़ी एक कुर्सी उठाकर उसके शरीर पर दे मारी। फिर उसने उस वार को ही फेक अटैक कहकर एक जोरदार अपरकट जड़ दिया। हिन्वू का गुस्सा और भड़क उठा। उसने डॉयल हो पागल कहते हुए चिल्लाकर धमकी दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वो लगातार बेहद हिंसक मुक्के बरसाते हुए डॉयल पर टूट पड़ा। लेकिन डॉयल उसके हर वार के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे सामने कोई असली खतरा हो ही नहीं। पाक घबराकर ये सब देख रहा था। उसे यकीन था कि डॉयल जैसा लड़का असली बॉक्सर हिन्वू को नहीं हरा सकता। लेकिन उसी हमले के बीच डॉयल ने अचानक हिन्वू की पसलियों के किनारे पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि पूरा माहौल सन्न रह गया। जू योंग चो के मुंह से अचानक निकला, क्या? इससे पाक कांगवुक भी चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि वो अकेले ही बड़बड़ा रहा है। हिन्वू दर्द से अपनी दाहिनी पसलियां पकड़कर झुक गया। डॉयल ने शांत स्वर में कहा, ये वाली अभी टूटी नहीं है, जिन्हें मैं तोड़ने वाला हूं वे दूसरी तरफ हैं। अगले ही पल उसने एक निर्मम मुक्का हिन्वू की बाईं पसलियों पर दे मारा। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ हिन्वू दर्द से चीख उठा। हवा के लिए संघर्ष करते हुए वो लड़खड़ा गया, जबकि डॉयल उसके ऊपर खड़ा रहा और उसके हैरान दोस्त डर के मारे सब कुछ देखते रहे। हिन्वू खांसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉयल ने वो भाषण देना शुरू किया जिसे उसे याद करके आना था। उसने हिन्वू को बुली कहा और चेतावनी दी कि वो दोबारा किसी को परेशान न करे। लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद वो अचानक रुक गया और बोला, बाकी मैं भूल गया। डोंगू तुरंत चिल्लाया, मैंने तुम्हें उसे याद करने के लिए कहा था। डॉयल ने बिना किसी झिझक के बाकी भाषण खुद ही बना लिया। उसने हिन्वू से कहा, चुपचाप रहो और दोबारा परेशानी पैदा करना बंद करो। फिर उसकी आवाज़ अचानक बेहद ठंडी हो गई। अगर तुम दोबारा कभी मेरे सामने आए तो मैं उन सभी लोगों को यहाँ घसीट लाऊंगा, उन्हें एक एक करके खत्म करूंगा और उसके बाद तुम्हें मारूंगा। उधर मीना आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, प्लीज मेरे लिए मत लड़ो। वो दीवार से टिक गई और डॉयल के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण में पूरी तरह डूब गई। फिर कड़वाहट से उस बेरहम प्रतिस्पर्धी दुनिया के बारे में सोचने लगी। अगले दिन एक जिम में इम्यूंग बैंग को अचानक एक हैरान कर देने वाला फोन आया। उसे पता चला कि जोंग ह्यून वू को सुमिन हाई स्कूल के कुछ छात्रों ने बुरी तरह पीट दिया है और अब वो अस्पताल में है। यंग बैम ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, सुमिन के बच्चों ने जरूर कायरों की तरह मिलकर उस पर हमला किया होगा और अब बगावत करने लगे हैं। उसने फैसला किया कि इस मामले को वो खुद संभालेगा और उन कीड़ों को कुचल देने की कसम खा ली। ज्यादा समय नहीं बीता कि यंग पीएम सुमिन हाई पहुंच गया। उसने सभी छात्रों को एक जगह इकट्ठा कराया और पूछा, क्या सब लोग आ गए हैं? पाक कांगवुक घबराते हुए जवाब दिया, जी।
यंग पीएम को देखते हुए कांगवुक मन ही मन सोचने लगा कि सिर्फ 1 साल बड़ा होने के बावजूद इस आदमी की मौजूदगी इतनी अलग क्यों महसूस होती है। ऐसा लगता था मानो उसकी अकेले लड़ने की क्षमता ने ही पूरे पूर्वी एशिया में उसका नाम बना लिया हो। यंग पीएम ने भीड़ पर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि अभी भी कुछ लोग गायब हैं। उसने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? पाक कांगवुक ने समझाया कि पाक सियोंग युन और दूसरे साल के छात्र पोर्क वाली घटना के कारण अस्पताल में हैं। यंग बैम ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, जूडो के जुड़वा कहाँ हैं? छात्र कुछ पल झिझका और धीमी आवाज में बोला, वे भी अस्पताल में हैं, उनके अंडकोश फट गए हैं। यंग बैम कुछ पल तक उसे घूरता रहा, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पाक सियोंग युन से पूछा, क्या तुम लोग किसी तरह का मजाक कर रहे हो? लेकिन जब उसने छात्रों के चेहरों पर डर देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने पाक सियोंग युन की छाती पर मुक्का मारा, फिर उसके बाल पकड़कर धमकाया कि वो उसके दिमाग को ठिकाने पर ले आएगा। पाक वुक चिल्लाया, काश ये मजाक होता, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो सब भयानक सच है। यंग बीएम ने पाक कांगवुक को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और तिरस्कार से पूछा, क्या तुम्हें ये सब देखकर मजा आ रहा है? आखिरकार पाक वुक ने उस व्यक्ति का नाम बता दिया जो इन सब घटनाओं के पीछे था। उसने बताया कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट डॉयल ही था जिसने पाक सियोंग युन, जूडो ट्विंस और यहां तक कि जोंग युन वू तक को हरा दिया था। डरते हुए यंग बीएम को बताया कि इन सारी घटनाओं की जड़ वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट डॉयल ही है। ये सुनते ही यंग बीएम की दिलचस्पी जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, वो लड़का अभी कहाँ है? उधर एक क्लासरूम में छात्र गतिविधियों के दौरान मीना अपने फोन में डॉयल की जूडो ट्विंस की धुनाई करती हुई तस्वीर देख रही थी। उसे खुशी थी कि उसकी अपनी लापरवाही ने आखिरकार उसे डॉयल से मिला दिया था। वो लगातार उसके वीडियो स्क्रॉल करती रही और हर वीडियो में उसकी हैंडसम शक्ल देखकर मोहित होती रही। फिर उसने एक ऐसा वीडियो खोला जिसमें डॉयल खाना खाते हुए उसे लापरवाह होने के लिए डांट रहा था। वो पूछ रहा था कि वो किसके साथ थी और धमकी दे रहा था कि उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर मार डालेगा। लेकिन मीना ने उस धमकी को भी अपने दिमाग में एक रोमांटिक डेट के निमंत्रण में बदल लिया और खुशी से झूम उठी। उसी समय टीचर ने फिल्म क्लब के लिए नए सदस्यों के नाम लिखने की घोषणा की। जब टीचर ने पूछा कि कौन कौन इसमें शामिल होना चाहता है तो मीना अपनी कल्पनाओं से बाहर आई और तुरंत हाथ उठा दिया। उसकी दोस्त ने भी उसी वक्त हाथ उठा दिया। टीचर ये देखकर दंग रह गया कि अचानक फिल्म क्लब इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। मीना भी हैरान थी कि हर कोई इसमें शामिल होने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो छात्र हमेशा सिर्फ पढ़ाई की चिंता करते थे वे स्कूल के सबसे बड़े क्लब में शामिल होने के लिए इस तरह टूट पड़े हैं। लेकिन अगले ही पल उसके विचार फिर भटक गए और उसने कल्पना करनी शुरू कर दी कि डॉयल उसे फिल्म देखने के लिए बाहर ले जा रहा है। उसके मन के अंदर चीख गूंज रही थी, डॉयल मेरा है, बाकी सब उससे दूर रहें। क्लासरूम का माहौल पूरी तरह अराजक हो गया क्योंकि हर छात्र क्लब में जगह पाने के लिए लड़ रहा था और मीना की जलन ने हालात और भी खराब कर दिए। इन सब से दूर डॉयल चुपचाप बैठा उस लड़की सोमेना के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था जो बार बार उसके आसपास दिखाई देती थी। उसने डोंगू से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन है। डोंगू ने उसे बस शुरुआती जानकारी दी, लेकिन इससे डॉयल का शक और गहरा हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं उसके पिता ने उसे अपनी निगरानी के लिए तो नहीं भेजा, क्योंकि उसने उसे पहले कभी ब्लैक हेड ग्रुप में नहीं देखा था। तभी डोंगू ने उससे पूछा कि उसने कौन सा क्लब चुना है। जब उसे पता चला कि डॉयल ने एनिमे क्लब चुना है तो उसकी हालत लगभग खराब हो गई। उसके लिए वो जगह ओटाकुओं की पवित्र भूमि थी, इसलिए डोंग ब्लैक बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, डॉयल जैसा हैंडसम और लोकप्रिय लड़का मेरी आखिरी सुरक्षित जगह पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी कौन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। बैंग ने डॉयल की तरफ इशारा करके बताया कि यही वो लड़का है जिसने जूडो ट्विंस को हराया था। लेकिन उसने तुरंत उसे चुप करा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसा लगे कि वे किसी छोटी मोटी बात के लिए यहां आए हैं। फिर उसने पूछा, क्या यही वो लड़का है जिसने जांगह्योन वोक को भी हराया था। बैंग ने डॉयल को पॉर्क का दीवाना पागल कहते हुए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन डॉयल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत पलटकर कहा कि उसके पसंदीदा खाने को बुरा भला कहना बंद करे। जैसे ही एमसी और उसका पूरा गैंग आगे बढ़ा, डोंगू अब भी डॉयल के एनिमे क्लब में शामिल होने की बात पर शिकायत किए जा रहा था। वो कह रहा था कि जब तक डॉयल में सबसे बड़ी सीरीज तक नहीं देखी तब तक वो उसे क्लब का सदस्य मान ही नहीं सकता। तभी अचानक डॉयल उठ खड़ा हुआ और दौड़ पड़ा। डोंगू घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसने डॉयल को नाराज कर दिया है, इसलिए वो जल्दी से बोला कि ठीक है, वो उसे क्लब में आने देगा। लेकिन डॉयल वहां से जा नहीं रहा था। वो सीधा कॉन और उसके साथियों की ओर दौड़ रहा था। बैंग और कॉन दोनों ये देखकर दंग रह गए कि डॉयल अकेले ही उनकी तरफ चला आ रहा था। बैंग ने अंदाजा लगाया कि शायद डॉयल शुरुआत में ही इलाके पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, लेकिन उसने तुरंत तय कर लिया कि इल्जांग पर ऐसी चाल काम नहीं करेगी। फिर भी उसने मान लिया कि डॉयल ताकतवर है और कहा कि पुरुषों के बीच लड़ाई से पहले ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं।
उसने गार्ड लिया और डॉयल पर एक भारी मुक्का दाग दिया, लेकिन डॉयल ने हैरत अंगेज रफ्तार से उसे आसानी से चकमा दे दिया। वो रुका तक नहीं और क्वान के बिल्कुल पास से निकलकर आगे दौड़ता चला गया। एमसी तुरंत उसके पीछे भागा। उसके चेहरे पर पूरी तरह उलझन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉयल आखिर करना क्या चाहता है। उधर सोमीना को पूरा यकीन था कि डॉयल ने इलीट फिल्म क्लब ज्वाइन किया होगा। उसके जैसा लड़का भला एनिमे क्लब कैसे चुन सकता था। तभी अचानक डॉयल उसके सामने आ गया और उसे देखकर वो चीख पड़ी। अचानक हुए उस झटके से वो दोबारा चीख उठी। डॉयल ने सीधे उससे पूछा, तुम हो कौन और हर जगह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? फिर उसने पूछा, क्या मेरे पिता ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है? लेकिन मीना ने उसकी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया। उसके दिमाग में तो ये बात सीधे उनके साथ मिलकर परिवार शुरू करने तक पहुंच गई। उधर कौन इस बात से बुरी तरह भड़क गया कि डॉयल ने उसके हमले को नज़रअंदाज करके भागने की हिम्मत कैसे की। डॉयल ने मीना से ठंडे स्वर में कहा, मेरे पिता से कह देना कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तभी कौन पूरी रफ्तार से उसकी ओर झपटा और उसे कीड़ा कहते हुए गाली दी। उसने डॉयल के सिर पर सीधी किक मारने की कोशिश की। डोंगू ने डॉयल का नाम पुकारकर उसे सावधान करने की कोशिश की, लेकिन डॉयल ने मीना को पकड़ लिया और उसे अपने साथ नीचे की ओर घुमाते हुए इतनी सहजता से घूम गया कि किक दोनों से बचकर निकल गई। मीना तो इस पूरे घटनाक्रम में फंसकर भी अजीब तरह से खुश दिखाई दे रही थी। कौन गुस्से से चिल्लाया, चकमा देना बंद कर और मर जा। मीना से अपनी बात पूरी करने के बाद डॉयल वापस एमसी की ओर मुड़ा। एमसी ने उसे चेतावनी दी कि अब उसके भागने का मौका खत्म हो चुका है। वो लगातार उसे नीचा दिखाते हुए उसकी बातों को बकवास कह रहा था और उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे वो कोई मामूली कीड़ा हो। फिर उसने डॉयल पर लगातार मुक्कों की बौछार कर दी, लेकिन डॉयल ने हर वार को या तो रोक दिया या बेहद आसानी से उसके रास्ते से हट गया। डॉयल पलटकर वार करने ही वाला था कि तभी सुमिन हाई के छात्र मामलों के प्रमुख जॉन बीच में आ गए और उन्होंने लड़ाई रोक दी। उन्होंने दोनों पर गरजते हुए पूछा कि दूसरे स्कूल के छात्र यहां इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं। कौन ने झुंझलाकर जीभ चटकाई। उसे हमेशा यही लगता था कि बड़े लोग सबसे गलत समय पर आकर सब कुछ खराब कर देते हैं। उसने डॉयल से कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और स्कूल के बाद दोनों फिर मिलेंगे। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही कौन आगे बढ़ा, डॉयल अचानक पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसके सिर के पीछे अपनी कोहनी दे मारी। पूरा माहौल जम गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि डॉयल छात्र मामलों के अधिकारी के सामने ही हमला कर देगा। डॉयल ने कौन को घूरते हुए कहा, तुम हर चीज खराब करने वाले मनहूस हो। कौन स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉयल ने सच में सबके सामने उसे मारा है। पूरा इलाका सन्न था, खासकर बैंक जो डर के मारे ये सब देख रहा था। डोंगू को अब समझ आ चुका था कि डॉयल ने हद पार कर दी है। दूसरे स्कूल के नेता पर अचानक पीछे से हमला करना कोई मामूली बात नहीं थी। उसे पता था कि इल्जांग के किसी छात्र को चोट पहुंचाना मतलब ट्रांसफर स्टूडेंट का भविष्य लगभग खत्म होना था। वो डर गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि डॉयल ने बाकी लोगों से निपटने से पहले ही उनके नेता को निशाना बना लिया था। उधर किसी दूसरी जगह हालात और भी भयावह रूप ले रहे थे। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था, जबकि एक विशालकाय टाटू वाले आदमी और एक औरत ने उसे गर्म पानी से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीख रहा था और वे दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो विशाल आदमी अपनी ही गैंग पर गुस्सा था। उसने उन्हें कोसते हुए कहा कि उसने उनके लिए इतना कुछ किया और फिर भी उन्होंने उसे धोखा दिया। इसके बाद वो एक बंधी हुई लड़की के पास पहुंचा, हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। उसने उसे याद दिलाया कि उसने क्या वादा किया था, अगर वो कभी पकड़ा गया तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। तभी उसका फोन बजा और इस अचानक आई रुकावट से वो चिढ़ गया। उसने फोन उठाया तो पता चला कि कौन को सुमिन हाई में पीट दिया गया है। फोन करने वाला हैम इल्जांग हाई का नंबर 2 था। दूसरी ओर डोंगू डॉयल को समझा रहा था कि 12 नेशनल डेलिंक्वेंट्स आखिर हैं कौन। पूरे देश में फैले 12 बेहद ताकतवर और खतरनाक बदमाशों का ये एक समूह था। डॉयल ने इसे बच्चों का खेल समझकर टाल दिया और उल्टा सोचने लगा कि आखिर हर कोई इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है, जबकि वो खुद बाथरूम साफ करने से परेशान है। डोंगू उसे लगातार डांटता रहा। उसने कहा कि ये पागलपन है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट को आते ही पूरे 1 हफ्ते तक दूसरी मंजिल का बाथरूम साफ करने की सजा मिल गई और अब वो उल्टा उन्हीं लोगों से लड़ रहा है। डॉयल ने बस उसे कहा, दफा हो जाओ। ये सुनते ही डोंगू का सब्र टूट गया। उसने चेतावनी दी कि डॉयल को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मामला कितना गंभीर है। उसने 12 नेशनल डेलिंक्वेंट से पंगा लिया था और अब फर्स्ट पुलिस स्क्वाड उसके पीछे आने वाला था। लेकिन उस स्क्वाड से भी ज्यादा खतरनाक एक नाम था, जिन सुंगाल ट्राइब। डोंगू ने कहा कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए था और फर्स्ट स्क्वाड निश्चित रूप से वापस आकर पूरी ताकत से हमला करेगा। डॉयल ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वे इतने डरावने कैसे हो सकते हैं, जबकि उन्होंने अभी तक किसी को टुकड़ों में काटा तक नहीं है। फिर उसने डोंगू को याद दिलाया कि ये सब उसी काम की वजह से शुरू हुआ था जो डोंगू ने उसे दिया था और अब ये सब उसके लिए सिर्फ सिरदर्द बन चुका है।
डॉयल ने साफ कह दिया कि वो इन सबसे तंग आ चुका है और अब किसी पार्ट टाइम नौकरी को करना ज्यादा पसंद करेगा। डोंगू ने उसे मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि इस काम में कहीं और से ज्यादा पैसे मिलते हैं और नौकरी छोड़ने पर सेवरेंस भी मिलेगा। लेकिन डॉयल ने फिर वही कहा, दफा हो जाओ। ये सुनकर डोंगू स्तब्ध रह गया। इतने दिनों से उसकी चिंता करने के बावजूद डॉयल उससे इस तरह बात कर रहा था। आखिरकार वो निराश होकर वहां से चला गया। सड़क पर चलते हुए एक उम्रदराज आदमी ने उसे रोककर उसके सिर पर हाथ मारा और डांटते हुए कहा कि उसने उसे नमस्ते क्यों नहीं किया। डोंगू ने पलटकर उसे घूरा तो वो आदमी उसका मजाक उड़ाने लगा और उसे जान से मारने तक की धमकी दे डाली। लेकिन मन ही मन डोंगू जानता था कि अगर ये आदमी हद से आगे बढ़ा तो डॉयल आकर उससे निपट लेगा। इसलिए उसने तुरंत अपना रवैया बदल लिया, हंसते हुए बात को टाल दिया और कहा कि वो तो बस अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। डोंगू आगे बढ़ता रहा और पिछले कुछ शांतिपूर्ण दिनों के बारे में सोचता रहा। छात्रों ने सच में उन दिनों का आनंद लिया था। वो तो इतने समय के बाद पहली बार साथ में स्नैक शॉप जाने की योजना तक बना रहे थे। वे ऐसी कुर्सियों के बारे में बातें कर रहे थे जिनमें कोई कील ना हो और जिम के कपड़े बिना किसी डर के पहनने की आज़ादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन डोंगू जानता था कि वो शांति अब खत्म हो चुकी है और असली दुनिया फिर से उनके सामने खड़ी हो गई थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? भाइयों, एक जरूरी सूचना। आजकल हमारे चैनल का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी बाकी वीडियो भी जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गेट पर पहले दिखाई देने वाला वही लड़का था। डोंगू डर के मारे अकड़ गया, जबकि उसके बगल में खड़ा आदमी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सब कुछ महज एक मजाक हो। जुआन अब भी गुस्से में था। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और बार बार यही सोचकर कि डॉयल आकर कहाँ गायब हो गया, उसका गुस्सा और भड़क उठा था। कुछ देर बाद डोंगू जमीन पर पड़ा हुआ था, चारों तरफ से घिरा और बुरी तरह डरा हुआ। वो कसम खाकर कह रहा था कि उसे सच में नहीं पता कि डॉयल कहाँ है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एमसी ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि उसका चश्मा उड़कर दूर जा गिरा। फिर उसने धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसकी खोपड़ी फोड़ देगा और तुरंत डॉयल को फोन करने का आदेश दिया। डोंगू ने अपनी खून से सनी नाक पकड़ी और कांपते हाथों से फोन निकाला, लेकिन डॉयल को कॉल करने के बजाय उसने 112 डायल करने की कोशिश की। उन्हें तुरंत समझ आ गया और उन्होंने उसे लातों से रौंदना शुरू कर दिया। वे हंसते हुए कह रहे थे कि पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करेगी। मारपीट जारी रही और वे उसे नकली और बेकार पुलिस वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते रहे। दूसरी तरफ डॉयल एक बर्गर की दुकान पर नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचा हुआ था। दुकान के मालिक ने देखा कि उसके पास पार्ट टाइम काम का कोई अनुभव नहीं था। फिर उसकी अजीबोगरीब रिज्यूमे पर नजर डाली। उसकी एकमात्र बताई गई खासियत थी हाथों से लड़ाई करना। उसका शौक था हथियारों की देखभाल करना और डॉयल ने यह भी लिख रखा था कि वो प्रमाण पत्र फेंकने में माहिर है। मालिक कुछ देर तक रिज्यूमे को घूरता रहा और आखिर पूछ ही बैठा कि कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र फेंकने जैसी चीज को अपनी स्किल में क्यों लिखेगा। मन ही मन उसने सोचा कि देखने में ठीक ठाक होने के बावजूद डॉयल जरूर पागल था। उसने डॉयल से कहा कि उसका रिज्यूमे तो कमाल का था, लेकिन ये एक बर्गर की दुकान थी। उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं थी जिसकी प्रतिभा कागज फेंकना हो। तभी दो हट्टे कट्टे लड़के अंदर आ गए। मालिक उन्हें पहचानता था, वे अक्सर यहां आकर मुसीबत खड़ी करते थे। उसने थकी हुई सांस ली और डॉयल को नौकरी देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये काम उसके लिए नहीं है। हालांकि बाद में उसने उसे मुफ्त बर्गर देने की पेशकश कर दी। तभी उन दोनों में से एक ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया कि बर्गर खाने से उसके पेट में भयंकर दर्द हो गया है। उसने अपने फोन में एक तस्वीर दिखाई और दावा किया कि उसके सलाद के पत्तों में कॉकरोच था। पास बैठे एक ग्राहक को भी अपने खाने को लेकर चिंता होने लगी, लेकिन मालिक ने बेहद शांत स्वर में कहा कि तस्वीर में दिख रहा काला टुकड़ा कॉकरोच नहीं बल्कि जैतून था। वो बड़ा आदमी फिर भी हंगामा करता रहा। आखिर मालिक ने पूछ ही लिया कि वो हर बार ऐसा तमाशा क्यों करता है। वो मजाक उड़ाते हुए बोला कि जब भी वो यहाँ खाना खाता है उसका इतना वजन कम हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे वो डाइट पर हो। आखिरकार मालिक तंग आ गया और उसने कहा कि पीछे चलकर इस मामले को वहीं सुलझा लेते हैं। फिर उसने कर्मचारी सोलजी को बुलाया और कहा कि कैश रजिस्टर से 3 लाख निकाल ले, जबकि वो उस आदमी को पीछे लेकर जा रहा था। वो आदमी चिल्लाया कि ये हमला है और धमकी देने लगा कि मालिक ने नाबालिग पर हाथ उठाया है, इसलिए वो उसकी शिकायत करेगा। डॉयल ने जानबूझकर चलते हुए उससे कंधा टकराया और फिर ऐसे चौंकने का अभिनय किया जैसे उसे जरा भी अंदाजा न हो कि वहां क्या हो रहा है। उधर डोंगू को पीटने वाले लड़कों ने आपस में तय किया कि डॉयल और डोंगू शायद एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे। डोंगू के पास तो डॉयल का नंबर तक नहीं था। गोंग बॉम इस बात से बुरी तरह भड़का हुआ था। डॉयल मुख्य गेट पर नजर रखे जाने के बावजूद न जाने कैसे वहां से निकल गया।
जब उन्होंने डोंगाई को बुरी तरह पिटा हुआ जमीन पर पड़ा देखा तो उन्होंने उसे वहीं बेहोश छोड़कर चले जाने का फैसला किया। दूसरी जगह जोंगचान इलगोंग हाई स्कूल के नंबर 2 ने पूछा कि कलेक्शन टीम को ठीक से ट्रेनिंग दी गई है या नहीं। 5वें नंबर पर रहने वाले क्रो एच ने बताया कि आज से कलेक्शन की रकम बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी। उसने ये भी कहा कि उसने लड़कों से पर्याप्त खाना साथ लाने को कहा था। एम जोंगचान ने माना कि ये बात सही थी। जोंगचान ने सुझाव दिया कि वापस जाने से पहले एक बार पूरे इलाके की जांच कर लेनी चाहिए, लेकिन उसी समय वो और डॉयल एक दूसरे के पास से गुजरे और दोनों में से किसी ने भी दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। जब वे बर्गर की दुकान के अंदर पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों उपद्रवी लड़कों को फर्श पर खून से लथपथ और बेहोश पड़ा देखा। जोंगचान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा कि आखिर किसने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि उन दोनों को इस हालत में पहुंचा दिया था। अंदर मौजूद कर्मचारी और ग्राहक सदमे में थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था और किसने इतनी आसानी से उन दोनों को उछाल उछाल कर पटक दिया था, मानो वे फ्रेंच फ्राइज के पैकेट हों। सबकी बातें सुनकर जोंगचान ने अंदाजा लगाया कि हमलावर रेस्टोरेंट का कर्मचारी नहीं था। उसके मन में सवाल उठा कि कहीं वो सोडोंग गैंग का कोई आदमी तो नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद जोंगचान ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि अभी अभी सुमिन हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकले उस छात्र को पकड़ो। फिर उसने कड़क आवाज में कहा कि अभी जाओ। उधर डॉयल बाहर निकलते हुए इस महीने के खर्चों के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक डोंगू उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसका चेहरा चोटों से सूजा हुआ था। झिझकते हुए डोंगू ने बताया कि उसने सुना था कि आज पार्ट टाइम नौकरी का इंटरव्यू है, इसलिए वो बस एक बार देखने के लिए यहाँ आ गया था। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद डोंगू मुस्कुरा रहा था क्योंकि कम से कम डॉयल को ठीक देखकर उसे राहत मिली थी। डॉयल ने उसे घूर कर देखा और पूछा कि इस बार वो फिर किससे लड़कर आया है। तभी जोंगचान के आदमी डॉयल के पीछे दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उनमें से एक शिकायत करने लगा कि डॉयल कितनी तेजी से चलता है। ट्रॉय होचांग आगे बढ़ा, अपना परिचय इल्लोंग हाई स्कूल के छात्र के रूप में दिया और डॉयल से कहा कि जरा इधर आओ। उसने उंगली मोड़कर उसे बुलाया और उसके बुलाने पर ध्यान न देने का मजाक उड़ाया, लेकिन डॉयल उस जाल में नहीं फंसा। उसने बिल्कुल शांत स्वर में डोंगू से पूछा कि क्या वो 50,000 वाला ऑफर अभी भी कायम है। डोंगू ने कमजोर सी मुस्कान के साथ मजाक में जवाब दिया कि क्या उसे नौकरी छोड़ने का मुआवजा भी चाहिए। ये जवाब होचांग को भड़का गया। उसने डॉयल को दुबला पतला बदमाश कहा और झिल्लाकर पूछा कि क्या वो कभी किसी की बात सुनता भी है। उसने तय किया कि एक छोटी सी पिटाई डॉयल को ध्यान से सुनना सिखा देगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डॉयल ने अपने हाथ में पकड़ा कप सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। होचांग दर्द से चीखा, लेकिन डॉयल यहीं नहीं रुका। उसने उसे दबाकर रखा और बेरहमी से घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। उसके दोस्त डर के मारे बस देखते रह गए, क्योंकि डॉयल उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो लगभग बेहोश नहीं हो गया। आखिर जब डॉयल रुका, उसने गहरी सांस ली और वहां से चल पड़ा। बाकी दोनों इतने डर गए थे कि अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी डॉयल डोंगू के सामने रुका और फिर पूछा कि क्या इसमें कोई परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। बाद में डॉयल और डोंगू बैठकर खाना खाने लगे। डोंगू ने एक खास नूडल पर टूट पड़ते हुए उसे किसी महान कृति जैसा बताया। उसने कहा कि इतनी कम कीमत में किसी सामान्य रेस्टोरेंट का खाना भी इसके सामने टिक नहीं सकता। फिर उसने डॉयल से पूछा कि उसे कैसा लगा। डॉयल ने कहा कि अगर इसमें तला हुआ पोक डाल दिया जाए तो ये और भी बेहतर होगा। डोंगू तुरंत चिल्ला उठा कि इन दोनों चीज़ों का कोई मेल नहीं है। डॉयल ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और सीधे काम की बात पर आ गया। उसने पूछा कि परफॉर्मेंस बोनस कितना मिलेगा। डोंगू घबरा गया और बोला कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तभी डॉयल ने खुद ही अपनी कीमत बता दी, 5 मिलियन। डोंगू के मुंह से खाना बाहर निकलते निकलते बचा और वो सदमे में उसे घूरने लगा। लेकिन डॉयल ने इसके बाद एक और शर्त रख दी, काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा होना चाहिए। और काम था इल्गी योंग हाई स्कूल के गैंग का सफाया करना। डोंगू ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा, मानो डॉयल ने दुनिया की सबसे बेवकूफ़ी वाली बात कह दी हो। जब उसने पूछा कि डॉयल को इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों चाहिए, तो डॉयल ने याद दिलाया कि उसके पिता ने उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। डोंगू ने इसे टालते हुए सोचा कि कहीं वो ब्लैक हेड ग्रुप फिर से इसमें शामिल तो नहीं है। फिर डोंगू ने डॉयल को ही उसकी मुसीबत के लिए जिम्मेदार ठहराया। डॉयल ने भी पलटकर उसे खरी खोटी सुनाई और कहा कि इतना अमीर होने के बावजूद वो हर बार लोगों से पिटता रहता है। फिर डॉयल ने डोंगू से कहा कि पैसे ट्रांसफ़र करो। डॉयल ने उसे बुलियों से मुक्त किसी प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाने को कहा और पूछा कि जब उसके माता पिता ने उसके शरीर पर इतने सारे चोटों के निशान देखे तब उन्होंने आखिर कुछ कहा क्यों नहीं। डोंगू ने जवाब दिया कि उसके माता पिता इस समय कोरिया में नहीं थे। डॉयल ने उसे समझाया कि उसे बार बार लोगों से पिटना बंद करना चाहिए और फिर बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते नहीं रहना चाहिए। आखिर इसी वजह से लोग बार बार उसका फ़ायदा उठाते थे। खाना खत्म करने के बाद डॉयल ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो जा रहा है। ये सुनकर डोंगू थोड़ा हैरान रह गया। डॉयल के वहां से निकलते समय डोंगू ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा और सुरक्षित घर पहुंचने को कहा।
रास्ते में डॉयल की मुलाकात फिर से मीना से हो गई। उसे हैरानी हुई कि वो आखिर हर जगह बार बार कैसे दिखाई दे जाती थी। मीना ने इसे अपने लिए किस्मत का अच्छा संकेत माना। दूसरी तरफ जोंगचान अपने घायल आदमियों के ऊपर खड़ा था और गुस्से में उसकी मुट्ठियां बुरी तरह कसी हुई थीं। उसने उन्हें तुरंत सुमन हाई के पार्क कांगवोक को फोन करने का आदेश दिया। फिर उसने अपना नाम इतनी जोर से पुकारा कि उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। उधर पार्क कांगवोक अपने घर के बाथरूम में था और चिल्लाते हुए सोच रहा था कि आखिर लोग बार बार उसे इन मामलों में क्यों घसीट लाते थे। इल्ग्यांग हाई सियोल के 3 सबसे खतरनाक बदमाश स्कूलों में से एक था और शहर के दक्षिण पश्चिमी इलाके पर उसका दबदबा था। वहाँ के ज़्यादातर छात्रों का या तो किशोर अपराधों का रिकॉर्ड था या वे पहले से ही खुराफाती और हिंसक लड़कों के रूप में मशहूर थे। स्कूल की हालत इतनी खराब थी कि छात्रों के लिए बाकायदा अलग स्मोकिंग रूम तक बना हुआ था। शिक्षक भी भ्रष्ट थे। वे रिश्वत लेते, आंखें बंद रखते और छात्रों को खुलेआम कानून तोड़ने देते थे। यहाँ तक कि अफवाह थी कि स्कूल का प्रिंसिपल कभी खुद एक गैंगस्टर हुआ करता था। लेकिन उस स्कूल की सबसे बड़ी समस्या थी 12 नेशंस गैंग और उसका नेता बेचोल। बीएचए अपनी जबरदस्त ताकत के बल पर स्कूल के सभी अलग अलग गुटों को एकजुट कर लिया था। अब वो स्कूल के जरिए तरह तरह के गैरकानूनी धंधों से पैसा कमाता था। मोटरसाइकिल चोरी, इंश्योरेंस फ्रॉड, नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध, जबरन वसूली, रेस्टोरों वालों को धमकाना और न जाने कितने दूसरे काम। लोग कहते थे कि बीएचए इतना क्रूर था कि शायद वो पहले किसी की जान भी ले चुका था। इस बीच डोंगू घबराया हुआ डॉयल के साथ चल रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या डॉयल को सच में एहसास है कि वे सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। उसने पूछा कि डॉयल को आखिर वो अजीब मास्क कहाँ से मिले थे। डॉयल ने उल्टा उससे पूछा कि वो खुद हथियार लेकर क्यों घूम रहा है। फिर बिल्कुल शांत भाव से उसने बताया कि उसकी गोलियां रबर की थीं। इसके बाद उसने डोंगू को एक अजीब सी सलाह दी। तुम्हारा शरीर ऐसी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करते करते एक दिन खत्म कर दोगे, इसलिए इसकी देखभाल किया करो। लेकिन अगले ही पल डॉयल ने उसे 5 मिलियन की बोनस की याद दिला दी। डोंगू चिल्लाकर बोला कि वो बेकार की बातें करना बंद करे। फिर डॉयल से वापस लौट चलने की गुहार लगाई और कहा कि इल्ग्यांग इतना खतरनाक है कि वहां से आने वाली शिकायतों की संख्या देखकर स्थानीय पुलिस वाले तक मजाक करने लगते हैं। डॉयल ने शांत स्वर में जवाब दिया कि ये तो और भी अच्छी बात है। डोंगू ये सुनकर और भी उलझ गया और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। जब वे आखिर वहां पहुंचे तो डॉयल सीधे एक छात्र के पास गया और बिना किसी भूमिका के पूछ बैठा, क्या तुम बीएचए हो? आसपास खड़े सभी छात्र ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उस छात्र ने डॉयल की सुमन स्कूल की यूनिफॉर्म देखी और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना पागल भी हो सकता है कि वो अपने नेता का नाम इस तरह खुलेआम ले। जवाब का इंतजार किए बिना डॉयल ने छात्र के पैर में गोली दाग दी। फिर उसने उसके सिर पर रबर की गोली चलाई और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा छात्र वहीं जम गया और गुस्से में चिल्लाया कि आखिर ये पागल कौन था। डॉयल ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो छात्र उस पर झपटा, डॉयल ने पैर से उसका हमला रोक लिया और उसकी पांव पर राइफल से गोली मार दी। इसके बाद उसने राइफल को पूरी ताकत से उसके कंधे पर दे मारा। कंधा बुरी तरह घायल हो गया और वो दर्द से चीख उठा। उसे काबू में करने के बाद डॉयल ने उसे पकड़ लिया, राइफल उसके सिर पर तान दी और आदेश दिया, बीएचए को यहां लेकर आओ। स्कूल के दूसरे हिस्से में योंगबम अब भी डॉयल की पिछली चोट से चकराया हुआ था और उसे छुपकर वार करने वाला कमीना कहकर गालियां दे रहा था। वो सोच रहा था कि अगर आज कलेक्शन का दिन न होता तो वो अब तक डॉयल का पीछा करते हुए उसे ढूंढ चुका होता। तभी उसे पास से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। एक छात्र घबराया हुआ उसके पास दौड़ कर आया और बोला कि कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है। योंगबम ने पूछा कि क्या उनका लीडर आ गया है, लेकिन हाफते हुए छात्र ने बताया कि सुमन स्कूल का वही कमीना वापस आ गया है जिससे वे कल लड़े थे। दूसरी तरफ जोंगचान को उसके एक आदमी का फोन आया, लेकिन फोन पर उसे बस घबराई हुई बकवास सुनाई दे रही थी, जासूस, हथियार और न जाने क्या क्या। जोंगचान का धैर्य जवाब दे गया और उसने चिल्लाकर कहा कि साफ साफ बोलो। पार्क कांगवोक मन ही मन बेताबी से यही सोच रहा था कि इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डॉयल पूरे स्कूल में तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था और जोंगचान के आदमियों को जगह जगह घायल छोड़ता जा रहा था। एक गलियारे में डॉयल ने एक लड़की को घेर लिया और पूछा कि क्या वो बीहोल है। लड़की चीख कर बोली नहीं। तभी डोंगू ने घबराकर जल्दी से बताया कि बीहोल एक लड़का है। डॉयल ने उसे ठंडी नज़र से देखा और बोला, ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी ओर जूस का डिब्बा फेंका, लेकिन डॉयल ने उसे बड़ी आसानी से बचा लिया। इसके बाद छात्रों के बीच उसकी चर्चा होने लगी और वे उसे पूरी तरह पागल कहने लगे। तभी योंगबम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और चारों तरफ फैली तबाही को देखकर अविश्वास से सब कुछ घूरने लगा। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर डॉयल असल में था कौन।
उसने डॉयल पर चिल्लाकर पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, जो वो सीधे दुश्मन के इलाके में घुस आया था। चारों तरफ से छात्रों की भीड़ डॉयल को घेरने लगी। डॉयल ने वापस गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रबर की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उसने राइफल नीचे फेंकी और नंगे हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। योंग बम ने किम डिल को गाली देते हुए उसे पागल कहा और पूछा कि क्या उसे मरने की इतनी जल्दी है। फिर योंग बम मुक्का मारते हुए उसकी तरफ झपटा, लेकिन डिल ने उसे आसानी से रोक लिया और अपना एक हाथ उसके कपड़ों के अंदर डाल लिया, जैसे वो कोई चीज निकालने वाला हो। योंग बम एक पल के लिए जम गया और सोचने लगा कि ये कैसी चाल थी। डिल ने सपाट भाव से कहा कि ये सिर्फ झांसा था और उसी पल उसने योंग बम के पेट में पूरी ताकत से लात दे मारी। इसी बीच इलग्यांग हाई स्कूल की दूसरी इमारत में हाजुंगजू नाम की नई शिक्षिका इस पूरे हंगामे को देख रही थी। उसने कहा कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। दूसरे शिक्षक ने उसे छात्रों के मामलों से दूर रहने और प्रिंसिपल के आदेश याद रखने को कहा। फिर भी उसने स्वीकार किया कि उसने स्कूल में हालात इतने खराब कभी नहीं देखे थे, यहां तक कि बेचोल वाली घटना के समय भी नहीं। तभी अचानक सिक्योरिटी कैमरों की सारी फीड बंद हो गई। कुछ पल बाद उनके फोन का सिग्नल भी गायब हो गया, जिससे दोनों शिक्षक और भी चिंतित हो गए कि आखिर अंदर हो क्या रहा था। दूसरी ओर जिम में एक विशालकाय छात्र आराम से 200 किलो वजन उठा रहा था। बाकी छात्र उसे देखकर हैरानी और डर से भरे हुए थे। अपना सेट पूरा करने के बाद उसने प्रोटीन शेक पिया और पूछा कि आखिर मामला क्या है। उसके एक साथी ने बताया कि सभी एग्जीक्यूटिव्स को 20 मिनट के अंदर स्कूल वापस आने का आदेश दिया गया है। जब उसने कारण पूछा तो जवाब मिला कि स्कूल के अंदर एक जासूस घुस आया है। ये छात्र पार्क जिनोइल था, इलग्यांग हाई का नंबर 3। इसके बाद कहानी अतीत में चली गई। जब योंग बम के बारे में बताया गया कि उसके अंदर एक खास प्रतिभा है, तो कहा गया कि वो जन्मजात लड़ाका है। उसने अकेले ही बड़े छात्रों के एक पूरे गुट को हरा दिया था, जिसके बाद लोग उसकी मुट्ठी को आसमान से उतरी हुई शक्ति कहा करते थे। योंग बम बाकी लोगों की तरह जीने से इनकार करता था। वो ये छिपा भी नहीं पाता था कि जिन लोगों को वो खुद से नीचे समझता था, उन्हें नीची नज़र से देखना उसे कितना पसंद था। वर्तमान में लौटने पर वो डिल के सामने खड़ा था, लेकिन अब तक उसे एक भी वार करने में कामयाबी नहीं मिली थी। डिल की लंबी रीच के कारण वो उसकी मार की सीमा से बाहर था। फिर भी योंग बम लगातार करीब आने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि डिल कोई गलती करेगा। डॉयल को लगा कि योंग बम उसकी अगली चाल से बच नहीं पाएगा। उसने एक सीधा मुक्का मारा, लेकिन डिल पलक झपकते ही उसके वार के किनारे से निकल गया। अगले ही पल डिल का बेरहम मुक्का योंग बम के चेहरे पर पड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। ये एक तरफ और करारी हार थी। योंग बम ने उठने की कोशिश की, लेकिन डिल ने उसे मौका तक नहीं दिया और सीधे उसके चेहरे पर लात चला दी। किसी तरह योंग बम उस वार से बाल-बाल बच गया। गुस्से और डर से कांपते हुए वो सोचने लगा कि आखिर ये आदमी था कौन, जो अचानक कहीं से आकर उसके सामने खड़ा हो गया था। उसने इस नाम को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसे याद आया कि डिल ने कुछ देर पहले पूरी ताकत से एक फुटबॉल उसकी ओर मारी थी। तभी भयावह सच्चाई उसके दिमाग में कौंधी। डिल ने सचमुच उस लात से उसे मार डालने का इरादा किया था। किम डिल ने उसकी तेज प्रतिक्रिया की तारीफ की और ठंडे स्वर में कहा कि उसका असली निशाना उसे बुरी तरह घायल करना था। उसने आगे कहा कि एक बार लड़ाई शुरू हो जाने के बाद गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होता। योंग बम का अंत पहले ही तय हो चुका था। डिल ने कहा कि वो शुरुआत उसके पैरों से करेगा, ताकि वो आगे चलने लायक भी ना बचे। योंग बम भड़क उठा और पलटकर बोला कि आखिर कोई अनजान बदमाश उसके इलाके में खड़ा होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। अब उसका गुस्सा चरम पर था। उसने डिल से पूछा कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि वो किससे उलझ रहा है। फिर उसे बेकार का कचरा कहकर दोबारा हमला कर दिया। वो लगातार डिल के अपने इलाके में अकड़ दिखाने की बात पर चिल्लाता रहा। योंग बम लगातार मुक्के बरसाता रहा, लेकिन डिल ने हर वार को बड़ी आसानी से बचा लिया और योंग बम के संभलने से पहले ही उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। इसके बाद तेज और भारी मुक्कों की झड़ी लग गई। आखिर में डिल ने उसके चेहरे पर एक और जबरदस्त वार किया, जिससे योंग बम फिर जमीन पर जा गिरा। जोंग बिन ने खून खांसते हुए खुद को उठाया, लेकिन डिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो बस एक हाई स्कूल का बच्चा था। डोंग बब अपने आदमियों पर चिल्लाया कि वे सिर्फ खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हैं, और तुरंत डिल को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। वे इतने डर चुके थे कि बीच में आने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच सुमन हाई स्कूल में तेंजियांग चान लगातार किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। सुमन के छात्र घबराकर आपस में फुसफुसा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इलग्यांग के छात्रों को अपने स्कूल के अंदर देखा था, जिनमें इम जोंग चान भी शामिल था। तभी सुमन का सख्त शिक्षक आगे आया और उनसे पूछा कि वे बार बार छिपकर स्कूल परिसर में क्यों घुस रहे हैं। उसने उन्हें अपने पास आने को कहा, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और वहां से आगे बढ़ने लगे। शिक्षक की बात को इस तरह ठुकराया जाना उसे नागवार गुजरा और उसने उन्हें बदतमीज कहा। डोंग चान रुक गया और बेहद शांत भाव से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। शिक्षक ने पूछा कि आखिर उनकी समस्या क्या है और वे बार बार दूसरे स्कूलों में क्यों घुसते रहते हैं। तभी बिना किसी चेतावनी के डोंग चान ने चाकू निकाला और एक आदमी के पेट में घोंप दिया।
फिर उसने उसे घूरते हुए चेतावनी दी कि शिक्षक की तरह अकड़ने से पहले उसे ये जान लेना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है। शिक्षक वहीं जम गया, उसके पास बोलने के लिए शब्द तक नहीं थे। जो कुछ हुआ था उससे वो सदमे और डर में डूब गया था। इसके बाद जोंगचान ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया और व्यंग से पूछा कि क्या वो मरना चाहता है। फिर डोंगचान बिल्कुल शांत भाव से अपने एक आदमी के पास गया और खून से सना चाकू उसके हाथ में ऐसे थमा दिया जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, जबकि घायल आदमी चुपचाप खून बहाता रहा। दूसरी तरफ तेंजियांग चान ने अपने एक आदमी का सामना किया और उस पर चाकू से वार करने का आरोप लगाया। उसने आदेश दिया कि सभी छात्रों के फोन छीन लिए जाएं, सबकी तलाशी ली जाए और उसके बाद वे खुद दक्षिणी पुलिस स्टेशन के टीम लीडर पाक जोंग सिक के सामने आत्मसमर्पण कर दें। उसने ठंडे स्वर में कहा कि सजा 2 साल 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। डर के कारण उसके आदमी उसकी हर बात मानने लगे। इसके बाद जोंगचान और उसके आदमी इलग्यांग की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसने पिटे हुए जोंग बाप का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर नहीं रहना चाहता तो अपनी रिहाब ठीक से करे। जोंग बब ने फिर भी हंसते हुए उसका विरोध किया, जिससे दिल इतना चढ़ गया कि उसने उसकी कलाई को लेकर धमकी दे डाली। जमीन पर पड़े हुए भी अनजोंग बिब्स ने किम दिल को चेतावनी दी कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने पूछा कि क्या डिल जानता भी है कि उनका लीडर कितना खतरनाक है। डिल ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बस इतना पूछा कि क्या उनका लीडर BHA है। जोंग बब ने जोर देकर कहा कि डिल इस हरकत के लिए मारा जाएगा, लेकिन डिल ने इसे बकवास कहकर टाल दिया और फिर पूछा कि BHA कहाँ है। तभी किसी ने डिल का नाम पुकारा और उसकी ओर लात चला दी। वो पाक जिंगू था, स्कूल का नंबर 3। उसने पूछा कि क्या डिल वही आदमी है जिसने उसके दोस्त की ट्रेनिंग खराब की थी। जोंग बब भय से ये सब देख रहा था। जिंगू की लात बेहद घातक थी और सीधे डिल के सिर पर आई, लेकिन डिल ने उसे अपने हाथ से रोक लिया। फिर उसने नए आदमी से भी वही सवाल पूछा, क्या तुम बेचौल हो? तेंजियांग चान ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन डोंग अब तुरंत चिल्ला उठा कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। कहानी अचानक एक बरसाती रात में बुसान की ओर मुड़ गई। वहां 3 आदमी खून से लथपथ और यातना के निशानों से भरे हुए उल्टे लटकाए गए थे। उनमें से नौरियाम गैंग का नंबर 4 गोंगाप चा था। किसी ने उनके लीडर के हाथ में फोन थमाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, ये किसने किया? जवाब मिला, किम डिल। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि 12 नेशंस का लीडर बेचौल था। वापस स्कूल में डिल ने सफाई का सामान उठाया और जिंगू पर हमला करते हुए उसकी आंखों में ग्लास क्लीनर छिड़क दिया। जिंगू ने पूरी ताकत से मुक्का चलाया, लेकिन डिल ने इसे आसानी से बचा लिया और फिर सफाई के कपड़े से उसके चेहरे पर दे मारा। जिंगू के आदमी ये देखकर सदमे में रह गए। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका ताकतवर लीडर किसी से चौकीदार के सामान से पिट रहा है। जिंगू ने डिल को गंदी लड़ाई लड़ने वाला कायर कहा। तभी जिंगू ने एक और विशाल मुक्का चलाया जिसे डिल ने बचा लिया और वो मुक्का जाकर धातु की लॉकर को चकनाचूर कर गया। जिंगू ने डिल की तुलना एक ऐसे मच्छर से की जो एक जगह टिकता ही नहीं था। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसका एक भी मुक्का ठीक से लग गया तो डिल का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। लड़ाई जारी रही और पाक जिंगू लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा था कि डिल आखिर उसके खिलाफ किस अजीब हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। उस अजनबी की अस्त-व्यस्त और अप्रत्याशित लड़ने की शैली ने जिंगू को और भी परेशान कर दिया। उसने डिल को मच्छर कहकर गाली दी और कसम खाई कि वो उसे कुचल कर मार डालेगा। डिल ने कुर्सी को ढाल की तरह पकड़ लिया और फिर से जिंगू के चेहरे पर क्लीनर छिड़क दिया। जिंगू दर्द से चीख उठा क्योंकि वो जलता हुआ तरल उसकी नाक के अंदर तक पहुंच गया था। डिल ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। गुस्से से पागल जिंगू ने उसे कायरों का राजा कहा और कसम खाई कि वो इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। उसने अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए बताया कि उसने अपनी बॉडी बनाने में कितना प्रोटीन इस्तेमाल किया है और कहा कि ऐसी सस्ती चालों से उसे हराया नहीं जा सकता। फिर उसने डिल से पूछा कि क्या उसे इतना आसान शिकार समझता है। जवाब में डिल ने अपनी शर्ट जिंगू के चेहरे पर फेंक दी, जिससे एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया और उसी क्षण उसके चेहरे पर एक जबरदस्त लात दे मारी। जिंगू धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। भयंकर दर्द के बावजूद उसने उठने की कोशिश की और डिल को गालियां देता रहा। तभी उसने ऊपर देखा और पाया कि डिल सीधे उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। डिल ने एक और शर्ट उसके चेहरे पर फेंकी और फिर बिना किसी रहम के उसे पीट कर अधमरा कर दिया। जिंगू के साथी बस सदमे और डर में ये सब देखते रह गए। आखिर लड़ाई खत्म हुई तो डिल बिल्कुल शांत खड़ा रहा और बोला, पहला एक्ट खत्म हुआ। ये सुनकर जिंगू के आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। फिर डिल उनके पास पहुंचा और कहा कि उन्होंने बेचौल को पकड़ लिया है। ये सुनते ही जिंगू के अनुयायियों के चेहरों पर डर छा गया। उन्होंने अपने लीडर को इस तरह बेबस हालत में सिर्फ कप्तान के सामने देखा था। जमीन पर पड़ा आदमी बेचौल नहीं था, लेकिन डिल ने डोंगू से 5 लाख नकद मांगे और साफ कह दिया कि वो बैंक ट्रांसफर स्वीकार नहीं करेगा। डोंगू के विरोध को अनसुना करते हुए डिल ने कहा कि जिंगू ने खुद को बेचौल बताया था, इसलिए पैसे तो फिर भी बनते हैं। इतना कहकर उसने अपना हथियार उठाया और वहां से निकल गया। जिंगू के साथी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं डिल वापस ना आ जाए। कुछ घंटे बाद जोंगचान और उसका समूह स्कूल लौटे तो उन्होंने अपने घायल आदमियों को पूरे परिसर में इधर-उधर बिखरा हुआ पाया।
अपने ही स्कूल में इस तरह अपमानित होने के कारण जिंगू गुस्से से जल रहा था। अगले दिन शनिवार को एनिमे क्लब के सदस्य इकट्ठा हुए। डोंगू क्लब के एक दूसरे सदस्य से बात कर रहा था, जो ये सुनकर हैरान था कि शिक्षक डॉचॉल को अस्पताल भेजना पड़ा था। उस छात्र ने बताया, इलियांग स्कूल का जोंगचान अचानक यहां आ गया था और डॉयल को ढूंढते हुए उसने पूरा स्कूल तहस-नहस कर दिया। डॉयल उस समय स्कूल का खाना खाने में व्यस्त था, इसलिए उसने बात को हल्के में लेते हुए कहा कि जोंगचान तो बेजायल का बस एक गुर्गा था और अब जब उनका बॉस पकड़ा जा चुका है तो बाकी लोग दोबारा यहां नहीं आएंगे। डोंगू तुरंत भड़क गया और फिर से बोला, उन्होंने बेजायल को पकड़ा ही नहीं है। इसके बाद उसने डॉयल को घूरते हुए पूछा कि आखिर उसे सप्ताहांत में स्कूल का खाना कहाँ से मिला। डॉयल ने सहजता से बताया कि उसे यह टीचर्स कैफेटेरिया में मिला था। ये सुनकर डोंगू और भी परेशान हो गया, क्योंकि वो खाना ड्यूटी पर मौजूद शिक्षकों के लिए था। डोंगू ने कहा कि ये पूरी मुसीबत उन्हीं की गलती थी, क्योंकि उन्होंने ही इलियाम स्कूल से पंगा लिया था। उसने माना कि उन्हें कभी भी उनके साथ उलझना नहीं चाहिए था। क्लब के एक और सदस्य ने उसकी बात से सहमति जताई। उसने सुझाव दिया कि उन्हें अस्पताल जाकर शिक्षक डॉचॉल से मिलना चाहिए, क्योंकि इस मामले में उनकी भी कुछ गलती थी। फिर उसने डॉयल से भी साथ चलने को कहा। डॉयल ने साफ मना कर दिया। डोंगू ने बहस करते हुए कहा कि डॉयल को जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी घटना शायद उन्हीं लोगों की वजह से हुई थी। उसने भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश की और यहां तक कहा कि इन दिनों अकेले घूमने में उसे डर लगता है। तभी सोलमिना वहां आ पहुंची और खुशी से बोली कि वो भी उनके साथ चलेगी। डोंगू ने उसे देखकर हैरानी से पूछा कि वो इस तथाकथित नर्ड क्लब में क्या कर रही है। उसने कहा कि मीना तो ऐसी लगती है जैसे उसे फिल्म क्लब में होना चाहिए। मीना ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और खुशी खुशी डॉयल का अभिवादन किया। उसने बताया कि अचानक उसका एनिमे देखने का मन हुआ, इसलिए उसने एनिमे क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर वो उत्साह से ये बताने लगी कि यहाँ डॉयल से मिलना शायद किस्मत का खेल था। तभी डॉयल ने उसे चौंकाते हुए अपनी खिलौना बंदूक उसके सिर से सटा दी और शांत स्वर में कहा कि अगर किस्मत ऐसी ही है तो वो खुद उसे सच कर देगा। डोंगू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पहचान लिया कि वो ग्लॉक G26 थी और उसे छूने के लिए मचलने लगा। डॉयल ने कहा कि बंदूक को छूने के लिए हर बार 200 देने होंगे। डोंगू तुरंत चिल्लाने लगा कि कोई भी, खासकर मीना, उस बंदूक को छूने के लिए लाइन में ना लगे। अस्पताल में शिक्षक वोंग डॉचॉल की पत्नी ने उन्हें बताया कि चोट बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन उन्हें आराम करना जरूरी था। डॉचॉल ने साफ इनकार कर दिया। मिड टर्म परीक्षाएं पास थीं और उसके लिए ये चोट कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कहा कि अगले हफ्ते वो वापस काम पर आ जाएगा। उसकी पत्नी ने उसकी जिद पर उसे डांटते हुए पूछा कि क्या उसे अब भी लगता है कि वो अपनी जवानी के दिनों में है। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे आराम करना ही होगा। उधर डोंगू और मीना अस्पताल के गलियारे से गुजर रहे थे। मीना ने पूछा कि डॉयल कहाँ है। डोंगू झुंझलाकर बोला कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। डॉयल आने से मना कर रहा था, क्योंकि कभी शिक्षक ने उसे सफाई की सजा दी थी। तभी अचानक डॉयल खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। डोंगू चीख पड़ा कि वे तीसरी मंजिल पर है। मीना ने डॉयल से पूछा कि वो आखिर कहाँ था और कहा कि उसके बिना अस्पताल आने का कोई मतलब नहीं था। डोंगू ने मीना से कहा कि अगर उसे उनके साथ नहीं रहना तो वापस चली जाए। कुछ देर तक बहस चलती रही, लेकिन इतनी दूर आने के बाद मीना ने घर जाने से साफ मना कर दिया। डोंगू शिक्षक के कमरे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसकी नज़र अंदर गई और वो रुक गया। उसने देखा कि डॉचॉल की पत्नी उसका हाथ थामे हुए थी। वो उसे याद दिला रही थी कि उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती है और उससे विनती कर रही थी कि वो अपने अंदर सब कुछ दबा कर न रखे, वरना एक दिन यही बोझ उसे तोड़ देगा। अस्पताल के दूसरे हिस्से में डॉयल शिक्षक डॉचॉल से मिलने के लिए गलियारे में आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे याद आया कि डॉचॉल ने कभी उसे दूसरी मंजिल के बाथरूम की सफाई करने की 2 हफ्ते की सजा दी थी। लेकिन उसके बाद उसी शिक्षक ने उसे रोककर पूछा था कि क्या वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है। डॉयल को ये भी याद आया कि शिक्षक ने उसे चेतावनी दी थी कि घर का आदमी होने के नाते उसे बेवजह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षक ने उसे अपना निजी फ़ोन नंबर तक दिया था और कहा था कि अगर कभी किसी बड़े की मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक फ़ोन करना। उसने डॉयल को सीधे खड़े होने को कहा था और समझाया था कि उस उम्र में हर कोई कुछ न कुछ लापरवाही करता है। उसने उसे गर्व से जीने और ऐसा कोई काम न करने की सलाह दी थी जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े।
क्योंकि एक आदमी के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। इन बातों को याद करते ही डॉयल के मन में अपराध बोध भर गया। उसे एहसास हुआ कि ये पूरी मुसीबत कहीं न कहीं उसकी वजह से ही शुरू हुई थी। इसलिए उसने अपने साथ लाए पेय वहीं छोड़ देने और चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो डॉचॉल के कमरे के पास पहुंचा, उसने डोंगू और मीना को बाहर खामोशी से खड़े देखा। अंदर शिक्षक वोंग डॉचॉल बुरी तरह रो रहे थे। वो अपमान से पूरी तरह टूट चुके थे। वो खुद को एक शिक्षक और अनुशासन प्रमुख के रूप में असफल मान रहे थे। उनका काम अपने छात्रों की रक्षा करना था, ना कि उन्हीं छात्रों के सामने इस तरह अपमानित होना। डोंगू और मीना बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, जबकि डो शर्म और बेबसी में लगातार टूट रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब वो अपने छात्रों का सामना कैसे करेंगे, खासकर तब जब उन्हें अपने बेटे जितनी उम्र के एक लड़के ने इस तरह अपमानित किया था। उनके लिए दोबारा छात्रों की आंखों में देखना लगभग असंभव लग रहा था। उन्होंने कहा कि शायद अब वो शिक्षक बनने के लायक नहीं रहे। डो लगातार रोते रहे और जो हुआ था उसके लिए उनके पास खुद को समझाने का कोई बहाना नहीं था। दूसरी तरफ इम जोंग चान अपने लंबे बालों वाले लीडर बीएच के सामने घुटनों के बल बैठा था और स्वीकार कर रहा था कि एक अकेले आदमी ने पूरे स्कूल को तहस नहस कर दिया। उसने कहा कि उसके पास अपनी गलती के लिए कोई बहाना नहीं है। उसने इसे अक्षमनीय विफलता बताया और आक्रमणकारी को पकड़ने का एक और मौका मांगा, लेकिन बेचौल ने उसे ठंडे भाव से मना कर दिया। उसने कहा कि जोंगचान उसके आदेश को समझने में ही असफल रहा था। अगर वो सच में अपनी गलती सुधारना चाहता था तो अब तक किम डॉयल को पकड़कर उसके सामने ला चुका होता। इसके बाद बेचौल ने कहा कि अब जोंगचान को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। जोंगचान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सजा स्वीकार कर ली और कहा कि वो जो भी सजा दी जाएगी उसे भुगतेगा। बेचौल ने उसकी सजा तय की, 1 हफ्ते के अंदर 10 मिलियन और जोंगचान की बाई कान की लॉ। जोंगचान ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। जब ये पक्का हो गया कि घुसपैठिया किम डॉयल ही था, तब बेचौल ने आखिरी आदेश दिया, 3 दिनों के अंदर डॉयल को मेरे सामने लेकर आओ। बाद में एक आर्केड में डॉयल शूटिंग गेम खेल रहा था, जबकि डोंगू उसे देख रहा था। डॉयल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मार खाने के बाद भी वो मुस्कुराता रहता है और यही वजह है कि लोग उसे बेवकूफ़ समझकर उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हैं। उसने दोनों की पहली मुलाकात का जिक्र किया जब वे एक सुविधा स्टोर पर मिले थे और डॉयल ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वो वहां से नहीं हटा तो वो मर जाएगा। डोंगू ने समझाने की कोशिश की कि लोग उसे इसलिए नहीं पीटते क्योंकि वो बेवकूफ़ है। असल वजह ये थी कि वो हमेशा से ऐसा इंसान नहीं था जिसे लोग आसानी से दबा सके। उसे याद आया कि कैसे बुली लड़के उसके पैसे छीन लिया करते थे और जब वो शिक्षकों से शिकायत करता तो उसका मजाक उड़ाते थे। रोज रोज पिटने के बाद आखिर उसने स्वीकार किया। शायद वो सचमुच बेवकूफ़ बन चुका था। डॉयल खेल में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने उसकी बातों पर मुश्किल से ध्यान दिया। मीना भी वहीं मौजूद थी और उसने डोंगू से कहा कि वो हट जाए क्योंकि वो और डॉयल डीट पर हैं। डॉयल ने भी उसे वहां से दफा हो जाने को कह दिया। डोंगू का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। वो फट पड़ा और पूछने लगा कि ऐसे समय में वे लोग आराम से खेलकूद कैसे कर सकते हैं, जबकि मीना भी डॉयल का हौसला बढ़ाने लगी थी। डोंगू को याद आया कि उसने पहले डॉयल से कितनी मिन्नतें की थीं। उसे याद दिलाया था कि वो कितना ताकतवर है और उससे मदद मांगी थी, लेकिन डॉयल ने बेरुखी से उसे मना कर दिया था। आखिरकार डोंगू ने समझ लिया कि डॉयल का मन बदलना नामुमकिन है। उसने अपना सामान उठाया और कहा कि वो जा रहा है। वो दोबारा डॉयल से पैसों को लेकर उसकी शिकायतें नहीं सुनना चाहता था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, डॉयल ने उसे पीछे से आवाज़ दी। डोंगू ने सोचा कि शायद उसकी कोई चाल काम कर गई है, लेकिन डॉयल ने बताया कि उसने डोंगू का लंच बॉक्स उठा लिया है और उसमें उसका खास फ्राइड पोर्क रखा हुआ है। डोंगू ने तुरंत लंच बॉक्स झपटा और कहा कि अब वो उसका है क्योंकि पैसे उसी ने दिए हैं। उसी रात बारिश के बीच इम जोंग चान का समूह पार्क कांगवुक से पूछताछ कर रहा था। उन्हें पता था कि किम डॉयल का एक साथी इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घर खरीद रहा था और उन्होंने कांगवुक से बिल्डिंग और यूनिट नंबर बताने की मांग की। कांगवुक घबराते हुए कहा कि उसे नहीं पता। चो हो चांग भड़क उठा, लेकिन कांगवुक ने कसम खाकर कहा कि वो लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, इसलिए उसे सच में नंबर नहीं मालूम था। वो अपनी बदकिस्मती का रोना रोने लगा और कहने लगा कि हमेशा उसे ही ऐसी मुसीबतों में घसीटा जाता है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता। तभी चो हो चांग ने उसे मार दिया। उसने कांगवुक को गालियां देते हुए कहा कि अगर जिसे वो फ़ोन कर रहा था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो उसे कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था, कम से कम अपने आसपास के छोटे लड़कों से ही संपर्क कर लेता। इसके बाद उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
लगातार पड़ते मुक्कों के बीच पार्क कांगवुक सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसके लिए उसे ये सब सहना पड़ रहा था। आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। गैंग के एक सदस्य ने एक महिला को चिल्लाकर कहा कि वो अपने काम से काम रखे और आगे बढ़ जाए। तभी चो होचांग ने पार्क कांगवुक को बालों से पकड़कर ऊपर खींचा और उसे सिर्फ 1 घंटे का समय दिया। अगर वो डॉयल को लेकर नहीं आया तो उसकी मौत तय थी। पार्क कांगवुक बुरी तरह परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर उसे डॉयल की वजह से क्यों मरना पड़ रहा है। उसने भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति से पुलिस को बुलाने की गुहार लगानी शुरू कर दी। तभी डोंगू हाथ में छाता लिए वहां पहुंचा। पार्क कांगवुक ने उसे देखते ही पहचान लिया और चिल्लाकर बताया कि यही किम डॉयल का साथी है। वो डोंगू का नाम बार बार पुकारते हुए उसे डॉयल का नौकर और गुलाम कहने लगा। पास की एक गली में चो होचांग ने जोंगचान से कहा कि डोंगू अभी भी सहयोग करने को तैयार नहीं है। उसने पूछा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर उसे और पीटा गया तो शायद वो बेहोश हो जाएगा। जोंगचान गुस्से में डोंगू के पास पहुंचा। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतने कमज़ोर और मामूली लोग भी उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे थे। उसने डोंगू से पूछा कि क्या उसे सच में नहीं पता कि वे लोग कौन हैं। उसने कहा कि अब तक पूरे स्कूल में उनकी अफवाहें फैल चुकी होंगी, खासकर उस घटना के बाद जब उन्होंने एक शिक्षक के साथ ऐसा सलूक किया था। डोंगू को शिक्षक टोंज का रोता हुआ चेहरा याद आ गया, जो उनके साथ हुई घटना से बुरी तरह टूट चुके थे। जोंगचान ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा कि उन्हें बस डॉयल को बाहर निकालना है और अंत में डोंगू को खुद ही उसे फ़ोन करना पड़ेगा। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि आखिर डोंगू यहाँ कर ही क्या सकता है। तभी डोंगू को अपने पिता की वो बातें याद आईं जब उन्होंने उसका अपमान करते हुए कहा था कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। जोंगचान ने उसे एक सौदा दिया, बस डॉयल को फ़ोन करके उनके ठिकाने पर बुला दे, बदले में उसकी जान बख्श दी जाएगी। खून से लथपथ और बुरी तरह पिटा हुआ डोंगू शांत स्वर में बोला कि वो बेवकूफ़ नहीं है। फिर उसने अपना सर उठाया और उन्हें घूरते हुए दोबारा कहा कि वो उनकी तरह मूर्ख नहीं है। पार्क कांगवुक ये सुनकर स्तब्ध रह गया। बाकी लोग भी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने डोंगू को ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं पीट दिया। तभी इम जोंगचान अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। अगले ही पल उसने डोंगू के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। डोंगू दर्द से चीख उठा। जोंगचान ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे चुप रहने को कहा। वो व्यंग से पूछने लगा कि क्या सिर्फ उसके सामने जवाब देने की हिम्मत करने से डोंगू को लगता है कि दोनों बराबर हैं। जोंगचान लगातार उसका अपमान करता रहा। उसने उसे बेकार कचड़ा कहा और कहा कि अगर उसे घुटनों पर बैठने का आदेश दिया जाए तो उसे तुरंत घुटनों पर बैठ जाना चाहिए। फिर जोंगचान ने डोंगू को कॉलर से पकड़कर ऊपर खींचा और कहा कि इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी बहादुर बनने का नाटक बंद कर, वरना वो सिर्फ और भी मूर्ख दिखाई देगा। डोंगू के मन में उन तमाम दिनों की यादें उमड़ पड़ी जब उसे दूसरों की बदमाशी के नीचे दबकर जीना पड़ा था। उसने फिर भी बिना झुके जोंगचान की आंखों में आंखें डालकर देखा। जोंगचान भड़क गया और पूछा कि क्या वो कोरियन भाषा नहीं समझता। फिर उसने आदेश दिया कि डोंगू अपना सर झुका कर रखे। इसके तुरंत बाद एक जोरदार मुक्का पड़ा और पिटाई फिर शुरू हो गई। पार्क कांगवुक ने कहा कि डोंगू पलटकर विरोध करके अपनी हालत खराब कर रहा है, लेकिन जोंगचान अब तक उससे ऊब और चिढ़ चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा कि जैसे ही डोंगू होश में आए उसे मजबूर करके किम डॉयल को बुलवाना है, चाहे इसके लिए उसका मुंह फाड़ कर ही क्यों न खुलवाना पड़े। इतनी बेरहम पिटाई के बाद भी डोंगू ने जोंगचान को फिर गाली दे दी। उसे याद था कि जोंगचान ने उसके शिक्षक के साथ क्या किया था और वो समझ चुका था कि असली गलती इस गैंग की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीड़ितों को ही मूर्ख क्यों कहा जा रहा है, जबकि असली मुसब्बत तो वे लोग थे जो दूसरों को चोट पहुंचा रहे थे। पार्क कांगवुक उस पर चिल्लाया कि वो चुप हो जाए। डोंगू ने पलटकर कहा कि अगर जोंगचान जैसे लोग इस दुनिया में नहीं होते तो सब कुछ ठीक होता। वो लगातार चिल्लाता रहा कि असली बदमाश वही लोग हैं जिन्हें इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, असली मूर्ख तो वही थे। डोंगू की ये बात जोंगचान के धैर्य की आखिरी सीमा थी। उसने चाकू निकाल लिया। उसने डोंगू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतनी चोटों के बाद भी वो बोलना बंद नहीं कर रहा और उसे अपनी ही कल्पना की दुनिया में खोया हुआ बच्चा बताया। फिर उसने डोंगू को पकड़ लिया और धमकी दी कि वो एक आंख निकालकर देखेगा कि तब भी वो बोलता रहता है या नहीं। तभी पार्क कांगवुक डोंगू के लिए घबराकर चीखा, लेकिन कुछ करने से पहले ही वहीं जम गया। अचानक एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। अगले ही पल डॉयल वहां पहुंचा और सबको रुकने का आदेश दिया। फिर उसने अपने गोला बारूद को लेकर शिकायत की और कहा कि उसने तो रबर की गोलियां मंगवाई थीं। सामने खड़े लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना डॉयल बारिश के बीच उनकी ओर बढ़ता चला गया। चो होचांग उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत उसे बर्गर वाले रेस्टोरेंट का वही मुसीबत खड़ा लड़का पहचान लिया और चिल्लाया, किम डॉयल। जोंगचान ने डॉयल को ऐसी नफरत से घूरा मानो उसके सामने खड़ा आदमी ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ हो। डॉयल सीधे डोंगू के पास गया और पूछा कि क्या उसने जानबूझकर उनके फ़ोन आपस में बदल दिए थे। फिर उसने टूटी हुई स्क्रीन वाला फ़ोन दिखाया और पूछा कि इसे किसने तोड़ा। इसके बाद उसने जोंगचान के समूह की ओर मुड़कर पूछा कि क्या ये काम उन्होंने किया था। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। उसने कहा कि अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा।
जोंग चान व्यंग से मुस्कुराया और अपना परिचय देना शुरू किया। उसने स्वीकार किया कि फ़ोन उसी ने तोड़ा था और डॉयल का स्वागत किया, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि डॉयल बिजली की रफ्तार से उसकी ओर झपटा। जोंग चान डॉयल की गति को समझ तक नहीं पाया। वो वहीं खड़ा रह गया जैसे उसका शरीर प्रतिक्रिया देना भूल गया हो। डॉयल ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने जो कुछ किया है उसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी समय चीका चांग को जोंग चान की पुरानी दहशत भरी कहानी याद आ गई। एक बड़े जमावड़े के दौरान ली होचुल गैंग के 2100 सदस्य वहां मौजूद थे और अंत तक